मेरे साथ सोनू कनौजिया साहब जुड़ गए हैं। सोनू जी एचडब्ल्यू न्यूज में बम्बई में हैं और बॉम्बे के जो ये रोजमर्रा की पॉलिटिक्स होती है, कौन किधर आया, कौन किधर गया, किसका पोर्टफोलियो चेंज हुआ, उसको बहुत ठीक से समझते और पकड़ते हैं। सोनू जी, ये हम लोगों को जरा आप समझाइए कि वहां की क्या खबर है, क्योंकि हम लोगों के लिए जो यहाँ बैठे हैं ये एकदम से अप्रत्याशित हुआ है और इसका इंटरप्रिटेशन जैसे शरद पवार जी की किसी भी कदम को जरा समझ पाना और रीड करना बहुत आसान चीज नहीं होती है। आप लोग बंबई में इसको कैसे देख रहे हैं, सोनू कनौजिया साहब? आनंद जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो हम कह रहे हैं कि ये शरद पवार का ये जो डिसीजन है, ये सरप्राइजिंग डिसीजन है, ये अचानक से आया हुआ डिसीजन है। तो ये ऐसा नहीं है। जो आसपास के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे, आज जितने भी मंच पर हमने जितने भी लीडर्स को देखा, जिसमें अजीत पवार, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल, प्रफुल्ल पटेल, ऐसे जो भी नेता थे, इन सभी लोगों को काफी अच्छी तरीके से पता था कि शरद पवार आज जो है वो अपने इस पद से इस्तीफा देने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उनके इस्तीफे देने की ये है कि उनका जो हेल्थ है वो काफी अच्छा नहीं है। 82 साल के हो चुके हैं और अब वो उतनी एक्टिवली जो है पार्टी को नहीं संभाल सकते हैं और इसी के चलते कहीं ना कहीं उन्होंने इस्तीफा दिया है, ऐसा उनके जो आसपास के परिवार के जो लोग हैं वो कह रहे हैं। लेकिन उनके इस्तीफे से हम एक चीज समझ सकते हैं कि जो पार्टी कहीं ना कहीं बिखरने वाली थी, जो कहीं ना कहीं ये डर था कि अजीत पवार हो सकता है कि अपने साथ लगभग 35 से 40 विधायकों को लेकर वो बीजेपी में चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अजीत पवार को रोकने का काम कर दिया है। अजीत पवार को यह विश्वास दिला दिया गया है कि देखिए मैं हट रहा हूं, अब पार्टी जो है वो आपके हवाले होगी। आज जब हमने देखा, जब शरद पवार ने इस्तीफा दिया, तो अजीत पवार जो थे उनका बॉडी लैंग्वेज क्या था, किस तरह से वो इस डिसीजन को एक्सेप्ट कर रहे थे। मंच पे मौजूद सभी नेताओं ने शरद पवार से ये अपील की कि वो आप अपना डिसीजन वापस ले। लेकिन सिर्फ एक अजीत पवार ही एक ऐसे नेता थे जिन्होंने ये कहा कि शरद पवार के फैसले का हमें जो है सम्मान करना चाहिए और शरद पवार जो है वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे और उनके मार्गदर्शन में हमारी जो पार्टी है वो चलेगी। और इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट उन्होंने एक बात कही, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग वहां पर मौजूद थे, जिनमें से कुछ लोगों ने ये सवाल पूछा कि शरद पवार अगर पार्टी के अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो उनका क्या होगा। तो उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि जो भी होगा अब शरद पवार के नेतृत्व में ही होगा, शरद पवार जी जो कहेंगे वो उसी तरह से होगा। तो अजित पवार ने यहाँ पर ये बात बता दी कि उनका इरादा अब बीजेपी के साथ जाना नहीं है। उन्होंने ये साफ कर दिया कि अल्पसंख्यकों के हितों का जो एनसीपी है वो पूरी तरह से ख्याल रखेगी और कोई भी डिसीजन जो है वो शरद पवार के बगैर नहीं लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं शरद पवार ने अपनी जो पार्टी बिखरने वाली हो सकती है, इस उम्मीद को देखते हुए पार्टी को बचा लिया है। और अब मुझे लगता है कि जो आज समिति की बैठक होगी उस पर समिति में अजीत पवार के नाम पर चर्चा होगी और अजीत पवार के नाम पर ही मुझे लगता है कि मोरलेस जो है शरद पवार भी हामी भर देंगे। तो महाराष्ट्र और मुंबई की अगर बात करें तो एक तरह से सबके बीच में एक तरह का ये एक तरह से सेटलमेंट हो चुका है कि अब एनसीपी में क्या होगा, एनसीपी किसके हाथ में रहेगी और शरद पवार का क्या रोल रहेगा। शरद पवार एनसीपी से अगर अध्यक्ष से हट जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी जो उनके डिसीजन मेकिंग और ये सब चीजें खत्म हो जाएगी। शरद पवार और आज कांग्रेस का जिस तरह से हाल बताया जाता है उसी तरह का एनसीपी का भी हाल होगा। अजित पवार ने भी साफ किया कि कोई भी डिसीजन जो है वो शरद पवार के बगैर नहीं लिया जाएगा। तो शरद पवार का पावर उतना ही पार्टी के अंदर रहेगा, बस शरद पवार की जगह पर एक नेता को बैठाया जाएगा और वो नेता मुझे लगता है कि अजित पवार ही होंगे। अजित पवार के अलावा इस वक्त एनसीपी में कोई भी ऐसा नेता मुझे नजर नहीं आ रहा है जिसके पास लगभग 40 से 45 विधायक हो। अजित पवार आज एनसीपी में शरद पवार के बाद दूसरे सबसे पॉपुलर नेता है। हाँ, उनका काम करने का तरीका अलग है, लेकिन ज्यादा विधायक इस वक्त अजित पवार के पास है और अजित पवार के पास इतने विधायक होना ही ये उनकी दावेदारी को पुख्ता करता है। आज मीटिंग होगी, जो समिति बनेगी उसमें
अजित पवार के नाम पर ही चर्चा होगी। और सुप्रिया सुले भी मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से उनकी बातों को मान लेगी, क्योंकि जो ये भाई बहन के बीच में जो रिश्ते रहे हैं वो काफी अच्छे रहे हैं। सुप्रिया सुले जो है वो अजित पवार की बातों को मान जाएगी। अजित पवार की दावेदारी पर सुप्रिया सुले कोई भी मुझे लगता नहीं है कि ऑब्जेक्शन उठाएगी। तो महाराष्ट्र में एनसीपी के अंदर एक तरह का सेटलमेंट हो चुका है। कौन क्या रोल प्ले करेगा, पार्टी किसके पास रहेगी, ये तय कर दिया गया है। और शरद पवार का रोल जो है वो भी पूरी तरह से यहाँ पर तय कर दिया गया है कि वो पार्टी में अध्यक्ष नहीं रहेंगे, लेकिन पार्टी उनके बगैर नहीं चलेगी। आज तक जितना भी डिसीजन हुआ है महाराष्ट्र में एनसीपी का, वो शरद पवार के फैसले के बगैर नहीं हुआ है। फिर चाहे वो अजित पवार का बीजेपी के साथ जाना हो, या फिर ये अटकलें लगती हो कि अजित पवार अपने विधायकों को लेकर बीजेपी के साथ चले जाएंगे, ये सभी के सभी फैसले जो है वो शरद पवार के गाइडेंस के अंदर ही हुए हैं। तो आगे भी पार्टी ऐसे ही चलती रहेगी, बस अध्यक्ष शरद पवार नहीं रहेंगे, अध्यक्ष कोई और रहेगा। मैं सोनू जी आपसे संक्षेप में करिएगा क्योंकि करीब करीब खत्म हो रहा है। दो चीजें जल्दी से पूछ लूं। एक तो मेरे कोई दर्शक पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी इलेक्शन लड़ पाएंगे कि नहीं। एज द पोजीशन इज टुडे, आज जो स्थिति है, उनको 2 साल का अपना सजा पूरी करनी होगी, उसके बाद वो 6 साल के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, जैसे आज स्थिति है। अब उसका कोर्ट कोई अगर चेंज कर देता है या उनको राहत मिल जाती है तो बात दूसरी है। सोनू जी आपसे मैं सिर्फ ये समझ लूं, ये जो नगर निकाय के चुनाव है ये आपके यहाँ क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि क्या नगर चुनाव से बीजेपी को डर है कि वो उसके हाथ उसका वो ज्यादा एक्सपोज हो जाएगी, उसके हाथ से सत्ता निकली जाएगी? क्योंकि वो 2024 से तो पहले हो ही जाना है ना। नगर निकाय के चुनाव पे जरा आपसे समझ लें क्यों नहीं हो रहा है, और होंगे तो उसका क्या आपके हिसाब से क्या रिजल्ट होगा? आनंद जी, अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की यहाँ पर बात करें तो महाराष्ट्र की अधिकतर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहां के इलेक्शन होना भी ड्यू है, और ये काफी वक्त से चल रहा है। कोविड के वक्त इलेक्शन होने थे, लेकिन अब तक खींचा गया है। लेकिन इसके डिले होने के कई सारे रीजंस बताए जा रहे हैं। एक तो सबसे पहले कोविड की वजह से डिले करवाया गया। इसके बाद महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी, जिस हिसाब से जो उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरी, ये सारी चीजें यहाँ पर आई, तो इसने काफी कुछ घटनाक्रम जो है महाराष्ट्र का बदल दिया। अब बीच में आपको बता दें कि मुंबई में जो बीएमसी है उसके डिलिमिटेशन का काम चल रहा था, डिलिमिट किया गया था और वार्ड जो है वो बढ़ाने का काम किया गया था। अब फिर से डिलिमिट जो है जो पहले किया गया था उसे भी हटाने का काम किया जा रहा है। तो इन सारी टेक्निकलिटीज में जो है इलेक्शंस को कहीं ना कहीं अटका के रखा गया है। और अगर बात करें इलेक्शंस के रिजल्ट्स का, तो ये हमें देखना जरूरी है कि 3 बड़े म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एक तो बीएमसी जो मुंबई में आती है, इसके बाद बीएमसी से लगी हुई टीएमसी और केडीएमसी, ये 3 बड़े म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है ये शिवसेना के हाथ में रहा करते थे, यानी कि उद्धव ठाकरे गुट के अंदर रहा करते थे। और जब से उद्धव ठाकरे को जो है मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा है, उसके बाद से ही हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो उद्धव ठाकरे की जो सिंपैथी है वो बढ़ती गई है। अगर आज महाराष्ट्र में या खासतौर पर मैं मुंबई की बात करूं, बीएमसी के इलेक्शंस होते हैं, तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी इंतजार कर रही है कि जो सिंपैथी वेव है उद्धव ठाकरे के पास, वो सिंपैथी वेव कम हो, उसके बाद ही ये इलेक्शंस करवाया जाए। तो सबसे पहले रीजन यही लग रहा है, इसके अलावा और भी कुछ रीजन नहीं लग रहा है, क्योंकि सब चीजें नॉर्मल हो चुकी है। इलेक्शन करवाया जा सकता है, लेकिन इलेक्शन नहीं करवाने का कारण फिलहाल यही नजर आ रहा है। जी।